महाकाल की नगरी की शांति को भंग करने वालों की धरपकड़ शुरू हो चुकी है। राम मंदिर निर्माण के लिए उज्जैन में रैली निकाल रहे लोगों पर, पथराव करने वालों पर अब शिकंजा कसा जा रहा है। हम लोग नहीं आए, हमारी कौम ने किसी ने नहीं बोला अगर गलत नजरिया बनाएंगे आप हम सहयोग करेंगे। वीडियो के आधार पर एक एक आरोपी को बेनकाब किया जा रहा है। घटना का वीडियो देखकर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम ने आरोपियों के घर पर जेसीबी चलाई है। जिन 3 महिलाओं पर पत्थर फेंकने का आरोप लगा है उनके नाम हैं हिना पति शहजाद, यास्मीन पति मुन्ना, रेहाना बाई पति नूरू। थाना महाकाल क्षेत्र में अभी तक पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम है। पूरी पुलिस बल पेट्रोलिंग पार्टी क्षेत्र में गश्त कर रही है। इसके अलावा जो इलीगल एनक्रोचमेंट था उसको भी आज जॉइंट कार्रवाई करते हुए रेवेन्यू, पुलिस और जो नगर निगम की टीम के द्वारा इसको हटाया गया है और पूरी तरह से क्षेत्र में कायम है। शुक्रवार को उज्जैन में उस वक्त माहौल बिगड़ गया जब राम मंदिर निर्माण के लिए हिंदू संगठन रैली निकाल रहे थे। जैसे ये बाइक रैली बेगम बाग इलाके में पहुंची, अचानक पथराव शुरू हो गया। लोग संभलते तब तक पत्थरों की बरसात सी होने लगी। पथराव करने में महिलाएं भी पीछे नहीं रही। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी से बड़ा बवाल होने से टल गया और घटना के बाद से ही आरोपी फरार हैं। बंगाल की सियासत का सवाल है, यहाँ बात बात पर बवाल है। सियासी बयानबाजी से लेकर हंगामा और हिंसा का दौर बंगाल में लगातार जारी है। बवाल की तस्वीरें कोलकाता की है, जहां बीजेपी दफ्तर के बाहर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर हंगामा किया। टीएमसी छोड़ने वाले सांसद सुनील मंडल की कार को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने घेर लिया और नारेबाजी करने लगे। इस दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सुनील मंडल को काले झंडे भी दिखाए। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। पुलिस के सामने बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। कोलकाता में टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए तो कूच बिहार जिले में बीजेपी कार्यकर्ता दीनानाथ मंडल से मारपीट की गई। इसका आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच सियासी जंग जारी है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने तो टीएमसी को कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक बताया। देखिए, मुझे लगता है कि बंगाल में जितने लोग कोविड-19 का संक्रमण से मारे गए हैं उससे ज़्यादा टीएमसी का गुंडों के आक्रमण से मारे गए हैं। आज भी जारी है। दुर्गा पूजा हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल है, उस समय भी 5-7 लोगों की हत्या हुई है। लॉकडाउन चलते समय भी यहाँ राजनीतिक हत्या हुई है और आज तो चरम पर है। आप देखे होंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, माननीय नड्डा जी, उनके ऊपर भी पथराव हुआ, गाड़ी तोड़ा गया, 4 राष्ट्रीय नेता घायल हो गए। इसलिए मैंने बोल रहा हूँ कि ये कोरोना भी जाना चाहिए और टीएमसी भी जाना चाहिए। वहीं आसनसोल में टीएमसी नेता की 3 गाड़ियों में आग लगा दी गई। जिस वक्त गाड़ियां पार्किंग में खड़ी थी तभी आग लगाई गई। टीएमसी ने इसका आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया है। दिल्ली आने वाले रास्ते जाम हैं क्योंकि किसानों का संग्राम है। किसानों ने NH9 को पूरी तरह से जाम किया हुआ था। दिल्ली से जो गाजियाबाद की तरफ लाइन आ रही है उस पर भी किसानों ने अपना कब्जा जमाया हुआ था। तस्वीरें आप देखेंगे, अब किसानों ने प्रशासन के दखल के बाद इस लाइन को खोल दिया है और अब देखिए धीरे धीरे जो ट्रैफिक है वो आगे जा रहा है। रोड पर रण छिड़ा है, जगह जगह किसानों का आक्रोश दिख रहा है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन को आज 31वां दिन है। लगातार किसान जो है अपनी मांगों को लेकर सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इनकी यही मांग है कि तीनों बिल जो हैं उसे वापस लिया जाए। इससे कम जो है ये लोग मानेंगे नहीं। कहीं किसान हवन कर रहे हैं तो कहीं किसानों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए नए कृषि कानून के खिलाफ आवाज बुलंद की। किसानों के आंदोलन को 31 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन किसान कृषि कानून को वापस लेने पर अड़े हैं। जहां देश के बाकी इलाके के किसान लगातार पहुंच रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर इस समय मौजूद हूं और तमाम किसान यहां आए हुए हैं। दरअसल रात से हजारों की संख्या में जो किसान हैं उत्तराखंड रामपुर से होते हुए गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे हैं और यहां पर किसानों की संख्या आप देख सकते हैं। सबसे पहले अपने विजय से कहूंगा आपको ऊपर का नज़ारा भी दिखाएं, जो नेशनल हाईवे 9 जा रहा है उस पर भी किसान हैं और यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या रणनीति बननी है किसानों की, किस तरह से आगे फैसले लिए जाएंगे, इस पे किसान भी आपस में चर्चा कर रहे हैं। सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार है तो किसानों ने भी बैठक कर ये फैसला लिया है कि 29 दिसंबर को सरकार के साथ एक बार फिर बैठेंगे ताकि कृषि कानून पर कोई बीच का रास्ता निकल सके।
हर परिवार को 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस। जम्मू कश्मीर में पीएम जय सेहत योजना लॉन्च। जम्मू कश्मीर को मोदी सरकार का तोहफा। जम्मू कश्मीर में पीएम जय सेहत योजना की शुरुआत हो गई है। इस योजना में जम्मू कश्मीर के सभी परिवारों को 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिलेगा। इसका मतलब है कि इस कार्ड के जरिए जम्मू कश्मीर के लोग देश में इस योजना से जुड़े तमाम अस्पतालों में अपना इलाज करवा सकते हैं। जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिलने जा रहा है। सेहत स्कीम अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है और जम्मू कश्मीर के अपने लोगों के विकास के लिए ये कदम उठाता देख मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। पीएम मोदी ने योजना का फायदा लेने वाले लोगों से भी बात की। जो आयुष्मान भारत योजना जो पूरे देश में यहाँ पर चल रही थी, उसके साथ ही साथ अब जम्मू कश्मीर के लोगों को यहाँ पर जय सेहत योजना जो है उससे भी यहाँ पर जोड़ दिया गया है और अब जम्मू कश्मीर का जो भी नागरिक होगा उसको यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो 5 लाख रुपए का दिया जाएगा। उसके थ्रू ही मेरा इलाज हो रहा है। वो कार्ड नहीं होता तो इलाज कराना बहुत मुश्किल था। हाँ जी। क्या बीमारी है आपको, क्या मुश्किलें आपको आई हैं? मेरी बीमारी, मुझे कैंसर है, तो उसका इलाज हो रहा है मेरा, और कार्ड के थ्रू हो रहा है। और अगर कार्ड नहीं होता इलाज कराना बहुत मुश्किल था। होना चाहिए, ये बेनिफिट होना चाहिए सभी को, ये स्कीम आगे चलनी चाहिए। कहीं गरीब तबके के लोग, उनको जो सालाना 5 लाख का ये पैकेज दिया गया है फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ इंश्योरेंस का, उससे बहुत फ़ायदा होगा और कुछ लोग अपनी जो बीमारियाँ हैं उनसे राहत पा सकें। वहीं सेहत के इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने लोकतंत्र, कश्मीर के विकास पर बात करने के साथ ही विरोधियों को भी निशाने पर लिया। मैं इन चुनावों के हर फेज में देख रहा था कि कैसे इतनी सर्दी के बावजूद, कोरोना के बावजूद नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं बूथ पर पहुंचे, घंटों तक कतार में खड़े रहे। जम्मू कश्मीर के हर वोटर के चेहरे पर मुझे विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए एक उम्मीद नजर आई, उमंग नजर आई। पीएम ने बंगाल का भी जिक्र किया क्योंकि पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार इस योजना का लाभ नहीं ले रही है। तो इशारों इशारों में पीएम मोदी ने ममता सरकार पर सवाल भी उठाया। असम में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन अमित शाह ने असम की धरती पर खुला ऐलान कर दिया कि असम में भगवा लहराता रहेगा। मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही आसाम का सर्वांगीण विकास, आने वाले 5 साल में आसाम की जनता फिर से एक बार आशीर्वाद ले ले, काफी कुछ करना बाकी है। असम के दौरे पर गुवाहाटी पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान रैली को संबोधित करते शाह ने न सिर्फ असम की सोनोवाल सरकार की पीठ थपथपाई, बल्कि पीएम मोदी के एक एक काम को गिनाते रहे। और घुसपैठ हमारी संस्कृति को प्रभावित करता है, हमारे साहित्य को प्रभावित करता है, युवाओं से मौके छीन लेता है और हमारे विकास को बाधित करता है। ये घुसपैठ को रोकने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। मित्रों, कि आप मेन स्ट्रीम के अंदर आइए, सरकार के साथ चर्चा करिए और सरकार के साथ चर्चा कर समस्या का समाधान। शाह ने असम का रुख किया तो कांग्रेस के भीतर सिर फुटबल शुरू हो गया। माना जा रहा है कि विपक्ष के कई बड़े नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक अजंता नियोग के बीजेपी में शामिल होने के अटकलें हैं। उन्हें शुक्रवार को ही कांग्रेस ने प्राथमिक सदस्यता से बर्खास्त किया है। अजंता नियोग गोलाघाट से 4 बार की विधायक है। वो प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुकी है। नियोग गोलाघाट जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी थी। उनके साथ गोलाघाट के कई कांग्रेस नेता भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा सरुपथर सीट से कांग्रेस विधायक रोजलिन तिर्के के भी बीजेपी में शामिल होने के अटकलें हैं। तो साथ ही लखीपुर विधायक राजदीप गोवाला भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। असम में अगले साल मार्च अप्रैल में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन बीजेपी ने अभी से अपना कुंबा मजबूत करना शुरू कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस के लिए अपने नेताओं को एकजुट रखना बड़ी चुनौती है। चुन चुनकर आतंक का खात्मा, पाकिस्तान के मोहरों का काम तमाम। कश्मीर में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन,
नहीं बचेगा एक भी आतंकी। सर्दी बढ़ने और बर्फबारी का सिलसिला शुरू होने के साथ ही कश्मीर घाटी में आतंकियों की नापाक फौज एक्टिव हो गई। लगातार पाकिस्तान के पाले पोसे दहशतगर्द कश्मीर घाटी में खून खराबा और कत्लेआम मचाने की साजिश रच रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तानी योद्धाओं ने भी ठान रखा है कि जब तक कश्मीर में एक भी आतंकी जिंदा रहेगा वो चैन से नहीं बैठेंगे। आतंक के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन के तहत शोपियां में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। इस एनकाउंटर में भारतीय रणवीरों ने 2 आतंकियों का काम तमाम कर दिया। हालांकि इस मुठभेड़ में 2 जवान भी घायल हो गए। Last night we had started an operation in Karnigam, Shopian on a specific information. During the course of firing, 2 of our army jawans got injured. They were evacuated to hospital last night. Both the militants who were holed up and who were firing at the police party have been neutralized. That is what has been got from the field. I am told they belong to Al-Badr. पाकिस्तान का हर मोहरा ढेर हो रहा है। बावजूद इसके पाकिस्तानी फौज की नापाक हरकतें लगातार जारी हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर तोड़ा है। साउथ कश्मीर के शुपियन इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच कल से चल रहे इनकाउंटर में 2 मिलिटेंट्स मारे गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस को टिप ऑफ मिला था कि इलाके में मिलिटेंट्स मौजूद हैं, जिसके बाद कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया गया और उसी दौरान मिलिटेंट्स ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायर खोला। सिक्योरिटी फोर्सेस को एक डेड बॉडी जो है मिलिटेंट की मिली, वो रिकवर की गई। उसके पास से आर्म्स एम्युनिशन भी रिकवर हुआ। जम्मू के इंद्रेश्वर नगर सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई। पाकिस्तान की इस गोलीबारी का मकसद सरहद पर आतंकियों की घुसपैठ कराना है। लेकिन पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि वो जितने भी दहशतगर्द भेजेगा सभी को 2.5 गज जमीन के भीतर दफ्न कर दिया जाएगा। कोरोना वैक्सीन जल्दी ही लोगों को मिलने जा रही है और इसके लिए भारत सरकार ने कदम उठाना भी शुरू कर दिया। अगर बात करें देश के 4 राज्यों को जो है वो ड्राई रन के लिए जो है वो चुना गया है, जिसमें से पंजाब एक है और पंजाब के जो नवा शहर और लुधियाना जो जिले हैं इनको चुना गया है। राजकोट में वैक्सीन के ड्राई रन की तैयारियां मुकम्मल है। न्यूज नेशन आपको वैक्सीन के स्टोरेज रूम की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। राजकोट के वैक्सीन सेंटर में इसी स्टोर रूम में वैक्सीन रखी जाएगी और यही है वो गाड़ियां जिनके जरिए वैक्सीन अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर्स तक पहुंचाई जाएगी। गुजरात के गांधीनगर और राजकोट जिले में ये मॉक ड्रिल होगी सोमवार और मंगलवार को। आपको बता दूं कि ये अडालज का जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, जहां पर जो है तैयारियां जो है वो मुकम्मल की गई है। ये कोल्ड चेन रूम है और यहाँ पर 2 छोटे छोटे फ्रीज भी रखे गए हैं। राजकोट की ही तरह नवा शहर, लुधियाना और गांधीनगर में भी वैक्सीन के ड्राई रन के लिए संसाधन और हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। सिर्फ हम जो कोल्ड चेन के बक्से हैं उनको कैरी करेंगे, पूरा स्टाफ जाएगा। 25-25 जो वर्कर जिनको एक्चुअल वैक्सीन लगनी है वो लोग आएंगे, उनको ऑनलाइन हम चेक करेंगे, उनको वो पूरी ड्रिल कि कैसे उनका कार्ड चेक होना है, ऑनलाइन कैसे एंट्री होनी है। अब बस ड्राई रन का इंतजार है, क्योंकि ड्राई रन ही तय करेगा इंडिया वालों को वैक्सीन किस तारीख से और किस तरह मिलनी शुरू होगी। एमपी में लव जिहाद करना मना है। एमपी में लव जिहाद अब बड़ा गुनाह। लव जिहाद किया तो मिलेगी 10 साल की सजा। शिवराज कैबिनेट ने लव जिहाद पर विधेयक पास कर दिया है। इस विधेयक के तहत लव जिहाद पर 2 से 10 साल तक की सजा होगी। 2 महीने पहले कलेक्टर को धर्मांतरण और करवाने वाले दोनों पक्षों को लिखित में आवेदन देना होगा। धर्मांतरण और जबरन विवाह की शिकायत पीड़ित माता पिता घर वाले कर सकते हैं। सहयोग करने वालों को भी मुख्य आरोपी बनाया जाएगा। उन्हें अपराधी मानते हुए मुख्य आरोपी की तरह ही सजा होगी। 1968 वाला धर्म स्वातंत्र विधेयक समाप्त हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा अधिनियम का उल्लंघन करने पर 1 वर्ष से 5 वर्ष के कारावार एवं अर्थदंड जो कम से कम 25,000 होगा से दंडित किए जाने का प्रावधान है। वहीं कांग्रेस ने लव विधेयक के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा है। अगर सरकार लव जिहाद या महिला सुरक्षा के नाम पर कोई नया कानून लाती है, हम गुण दोष के आधार पर विचार भी करेंगे, लेकिन सरकार को ध्रुवीकरण की राजनीति छोड़कर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाना चाहिए। अभी तक सिर्फ यूपी में लव जिहाद के खिलाफ कानून बना है और अगर एमपी में ये विधेयक कानून बनता है तो ऐसा कानून बनाने वाला एमपी देश में यूपी के बाद दूसरा राज्य होगा।
अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में तैनात आईटीबीपी की टीम हर पल चौकस है, हर पल मुस्तैद है। उनमें गजब की फुर्ती और देश प्रेम का जोश नजर आता है। जांबाजों का हौसला और हथियार भारतीय सुरक्षा बलों की आन बान और शान की कहानी बयां करते हैं, जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है। चीन से 9 महीने से जारी तनातनी के बीच संवेदनशील तवांग सेक्टर में सर्दी और मुश्किल हालातों का सामना करते हुए आईटीबीपी के जवान अलर्ट मोड पर हैं। वो न सिर्फ चीन की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए हर पल तैयार हैं, बल्कि सामरिक तौर पर अहम इस इलाके में आगे की तैनाती के लिए बुनियादी ढांचे को डेवलप करने में भी जुटे हैं। इस दिशा में बहुत काम हुआ है और आपने देखा होगा कि हमारे जवान बहुत ही अच्छी क्लोथिंग, बहुत ही अच्छी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है, सब तरफ से जो है फोर्स को एकदम सभी संसाधनों से पूर्ण कर दिया गया है। सर्दी की वजह से बढ़ती परेशानियों के बावजूद जवानों का हौसला देखते ही बनता है। वो पूरी सतर्कता से हर पल बॉर्डर पर नजर गड़ाए हुए हैं। हमारे जो ट्रुप्स हैं वो लगातार 24/7 जो है अपने जो बॉर्डर हैं या लाइकली उनके एक्सिस हैं जहां से वो आने की संभावना रहती है पासेस पे, उन सब पे लगातार भागों में वहां पे हमारी वो ऑब्जर्वेशन में है। इन जवानों को चकमा देना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। चीन से सटी सीमा पर तैनात आईटीबीपी के जवानों ने पूर्वी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर चीनी सैनिकों के साथ जारी संघर्ष में अहम भूमिका निभाई। ऑटो ड्राइवर का जानलेवा कट, कहासुनी के बाद जानबूझकर बाइक सवार को मारी टक्कर। ये तस्वीर है मुंबई के घाटकोपर इलाके की, जहां मामूली बहस के बाद ऑटो ड्राइवर ने आपा खो दिया और बाइक सवार को टक्कर मार दी। दरअसल ये पूरा वाकया तब शुरू हुआ जब एक ऑटो ड्राइवर और बाइक सवार के बीच गाड़ी को खरोंच लगने के बाद बहस शुरू हो गई। इसी बीच जैसे ही बाइक कुछ देर आगे बढ़ी तो ऑटो वाले ने पीछे से आकर बाइक सवार को टक्कर मार दी। हालांकि गनीमत रही कि बाइक सवार इस हादसे में बाल बाल बच गया। बीच सड़क पर बाइक सवार के गिरने का ये वीडियो एक कार के फ्रंट कैमरे में कैद हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद ऑटो ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। शहर के परिवहन विभाग ने ऑटो रिक्शा ड्राइवर सैयद सलमान को परमिट और ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन पर कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। आरटीओ ने आरोपी को नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा है कि क्यों न उसके लाइसेंस और परमिट को निलंबित कर दिया जाए। ये वारदात 17 दिसंबर की बताई जा रही है।